जी, कैफ 4 बिजनेस लॉज। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा, चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज जो हम कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं, कल के लेक्चर में हमने कंसेप्ट कौन सा कवर किया था? बेसिक कंसेप्ट्स कुछ हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ यही पढ़ा था ना? शाबाश। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑफर के ऊपर। ऑफर को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर होगा ऑफर के ऊपर, जो कल का लेक्चर होगा वो फिर एक्सेप्टेंस के ऊपर। एक्सेप्टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर का मतलब है कि ऑफर करते हुए हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, किन चीज़ों के होने की वजह से ऑफर वैलिड समझी जाएगी। अगर ऑफर वैलिड हो तो उसके बाद उसकी बेस पे आगे एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ऑफर ही वैलिड नहीं है, उसमें कोई एसेंशियल मिसिंग है, ऐसी चीज़ जो ज़रूरी होनी चाहिए वो मिसिंग है, तो फिर इसका मतलब है अगर एसेंशियल वैलिड नहीं है, उसकी बेस पे जो एक्सेप्टेंस होगी वो भी वैलिड नहीं है, और फिर उसकी बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वैलिड नहीं है। तो एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में हम सीखेंगे कि ऑफर करते हुए कौन सी चीज़ें ऑफर में मौजूद होनी चाहिए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, के ऑफर जो कब समझा जाएगा कि ऑफर दूसरी पार्टी, यानी उसका क्या नाम लिया था हमने, ऑफरी, कब समझा जाएगा कि ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हो गई है, उस तक पहुंच गई है। क्या मैंने अगर लेटर लिख दिया, ईमेल लिख दी, मैसेज सेंड कर दिया, तो क्या ऑफर कम्युनिकेट हो गई, या दूसरी पार्टी के लिए जरूरी है कि वो भी उसको पढ़े? ठीक है, क्या मेरे मैसेज सेंड करने से ऑफर कम्युनिकेट हो गई, उसके इनबॉक्स में मैसेज पहुंचने से कम्युनिकेशन हो गई, या उसके मैसेज पढ़ने से कम्युनिकेशन हुई? कब हुई? ये चीजें हमने डिस्कस करनी है कि ऑफर कब कम्युनिकेट होती है लीगली, कब समझा जाएगा कि ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड। और फिर तीसरी चीज रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर। रेवोकेशन का मतलब ये होता है कि क्या अगर हम ऑफर करें किसी पर्सन को और बाद में हमें एहसास हो नहीं नहीं ये तो हमने अच्छी ऑफर नहीं की, और उसे कैंसिल करना चाहे, क्या कैंसिल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कब तक कर सकते हैं? वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिससे पहले पहले ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है, और वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिसके बाद ऑफर को कैंसिल नहीं किया जा सकता? तो ये रेवोकेशन है। रेवोकेशन एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है कैंसिलेशन। इसके साथ चाहे नीचे लिख लें, कैंसिल। रेवोकेशन का मतलब कैंसिलेशन। रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर एक ही चीज है। तो ये हमने आज के लेक्चर में 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, घर जाके आपने पढ़ा हो, ज़हन में कोई क्वेश्चन आया हो, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई भी कोई होगा बोगा क्वेश्चन क्यों ना है। जी जी। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है। कहानी शुरू होती है ऑफर से। ऑफर के बाद दूसरी पार्टी अगर तो ऑफर को रिजेक्ट कर दे, वहीं पे खत्म बात। लेकिन अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो ये होता है प्रॉमिस। ये वन साइडेड प्रॉमिस है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि प्रॉमिस 2 साइडेड हो। यानी अगर ये मुझे ऑफर करते हैं कि कोई बुक सेल करेंगे, तो ये इनकी तरफ से प्रॉमिस है कि ये मुझे बुक देंगे, मेरी तरफ से भी प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये जो इन रिटर्न प्रॉमिस होता है ना, इसे कहते हैं कंसीडरेशन। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनती है वन साइड प्रॉमिस। इसके साथ कंसीडरेशन भी होनी चाहिए, फिर मिलकर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज ने टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और कुछ एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। हमने स्टडी किया जैसे कि इलीगल एग्रीमेंट कर ले, वो एग्रीमेंट तो हो सकता है 2 लोगों के दरमियान में, इलीगल चीज के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर एग्रीमेंट कर लें, ठीक है, किसी को जान का नुकसान पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट कर लें, ठीक है, वो एग्रीमेंट तो कर लिया उन्होंने, लेकिन उसको लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो अगर कोई एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होगा
वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है जी। लेकिन याद रखें ये डेफिनेशन की हद तक है कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जब केस स्टडी आएगी ना, जैसे कल भी शायद हमने कोई इक्का दुक्का की थी, तो उसमें सिंपल ऑफर बताता है और एक्सेप्टेंस बताता है। अगर हमारी ऑफर को दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम कहते हैं ये एग्रीमेंट हो गया। और कोई क्वेश्चन? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों से? बिल्कुल। ऑफर, एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों चीजें एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकती हैं। ठीक है। एक्सप्रेस की एग्जांपल दीजिए कोई, एक्सप्रेस की एग्जांपल दीजिए, कोई भी एग्जांपल दे दें। बनाए, कोई बात नहीं, कोई काम करने के लिए कहता है। जैसे आपने कहा कि क्या आप हमारे घर का पंखा, इलेक्ट्रिशियन से कहा पंखा ठीक करेंगे, उसने कहा हाँ जी 500 रुपये लूंगा, आपने कहा ठीक है। ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, ये ठीक है, ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया। अब इंप्लाइड क्या होता है? इंप्लाइड क्या है? जो कि वर्ड्स में एग्री ना हुआ हो। ठीक है। इसकी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी थी। वो शू शाइनिंग वाली हमने कल केस स्टडी की थी। अगर वो कार वाली कि अगर हम इशारे पे सिग्नल में खड़े होते हैं, कोई बंदा आके हमारी गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर देता है, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कोई कुली आ गया, ये सारे इंप्लाइड एग्रीमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, जिनमें बाय वर्ड्स चीजें एग्री नहीं होती, लेकिन पार्टीज का कंडक्ट ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से गुड या सर्विसेज बाय करने के लिए एग्री कर लेती है। क्लियर हो गया जी? तो ऑफर भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकती है, और एग्री कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है। जी। कि जो कार वो है सिग्नल वाली, ये तो इट्स पॉसिबल पहला नहीं है, तो हम मतलब उसने साफ कर दिया, हम उसको पैसे नहीं दिए, तो हम यहाँ से तो उसको नहीं कह सकते कि हम पैसे दें। अगर वो हमारी गाड़ी का शीशा साफ कर दे और हम उसको पैसे ना दे, क्या वो लीगली हमसे पैसे रिकवर करवा सकता है? यस, रिकवर करवा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने थोड़ी कहा था। ला ये कहेगा भाई अगर आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं था तो आपने बताया क्यों, इसको रोका क्यों नहीं? आपका ना रोकना इस बात का सबूत है कि आप राजी थे। हाँ जी, लीगल एक्शन हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपने उसने जैसे ही शीशा साफ करना शुरू कर उसी वक्त कह दिया कि भाई ये गाड़ी का शीशा साफ ना करें, फिर उसके बावजूद वो शीशा साफ करता है, फिर हम लायबल नहीं है पेमेंट देने के लिए, क्योंकि हमने उसे कह दिया था कि हमने एग्रीमेंट नहीं करना तुम्हारे साथ। जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी। ये सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो उसने कहा कि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, इसमें क्या कोई एग्जैक्ट रूल है? देखिए रूल नहीं है, ये केस के फैक्ट्स या सर्कमस्टांसिस से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये सोशल एग्रीमेंट है। समटाइम ऐसा होता है कि दो भाइयों के दरमियान में या मियाँ बीवी के दरमियान में भी कुछ लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो केस के फैक्ट्स जैसे खाना वगैरह का एग्रीमेंट्स हो, ये सोशल एग्रीमेंट हमें पता चल जाता है। लेकिन एक जगह पे उसने एग्जांपल दिया, अगर फर्ज कीजिए हस्बैंड एंड वाइफ में जो है वो लड़ाई वगैरह है, सेपरेशन हो गई, और फिर लीगल एग्रीमेंट के जरिए हस्बैंड ने एग्री किया कि वो मंथली बेसिस पे वाइफ को कुछ पेमेंट करेगा मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। हालांकि ये भी दो क्लोज रिलेटिव्स के दरमियान में है, लेकिन इसमें चूंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है। वो आपको लेकिन केस के फैक्ट से अंदाजा हो जाता है कि खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं ये सोशल एग्रीमेंट्स हैं। ठीक। और कोई क्वेश्चन? जी जी। कमर्शियल किसे कहते हैं? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स है। जिस एग्रीमेंट में आप किसी चीज को खरीदने या बेचने की टर्म्स को तय कर रहे हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स है। मैंने हफीज सेंटर गया, मोबाइल खरीदा, सोशल एग्रीमेंट है कि कमर्शियल एग्रीमेंट है? ये कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं। और रूटीन में नॉर्मल डेली लाइफ में जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट्स वगैरह की चीज़ें एग्री करते हैं वो सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है। दोस्त के साथ आप बैठे कैंटीन में, आपने उसे कहा यार चाय पिलाओ, ठीक है, उसने कहा नहीं आज तुम चाय पिलाओ, कल मैं बोतल पिलाऊंगा। अब कल उसने बोतल नहीं पिला रहा वो, क्या आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं। क्यों? सोशल एग्रीमेंट्स है, तो उस नेचर से हमें अंदाजा हो जाता है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी। अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस हो
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों इंप्लाइड हो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस में से एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड हो तो वो क्या होगा, ठीक है, उसे हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते। देखें, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बताई गई है। जब कॉन्ट्रैक्ट चाहे एक्सप्रेस हो इंप्लाइड हो, इसकी लीगल इंप्लीकेशन में 1% भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, चाहे एक्सप्रेस चाहे इंप्लाइड, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए बता रहा हूं कि अगर एक चीज भी इंप्लाइड होगी हम उसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ठीक। और कोई क्वेश्चन जी? कमर्शियल एंड बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। कमर्शियल एग्रीमेंट्स कह लें, बिजनेस एग्रीमेंट्स कह लें, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। और कोई क्वेश्चन? पूछे कोई जेन में आ रहा है? ये भाई के जेन में आ रहा है कोई क्वेश्चन? है ना, नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन नहीं? और आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए, आज एक कंसेप्ट ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, अटेंटिव होकर सुनेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आपने खुद अंदाजा लगाना है कि आपको समझ आई कि नहीं है। जहाँ पे आपको लगे कि प्रॉब्लम है, मैं दरमियान में रुकूंगा। ये 4 फेजेस हैं, हर जगह पे चेक पॉइंट लगा के रुकूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा अगर कोई चीज़ समझना है। आज हमने सारी डिस्कशन किसके ऊपर करनी है? ऑफर के ऊपर। और कल की डिस्कशन सारी किसके ऊपर होगी? एक्सेप्टेंस के ऊपर। और प्रोबेबली मेरा हाल है कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है पहले चैप्टर में उसने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये 2 चीज़ों के ऊपर उसने डिस्कशन की है। ऑफर की 2 टाइप्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पिछले सेशन अभी ICAP ने जो बुक दी है ना, टीचर के साथ शेयर किया, अभी मेरा स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं की। स्टूडेंट्स का शेयर नहीं ना की? हाँ, चलिए ठीक है, फिर बताऊँ फाइनल। हाँ, असल में ना वो क्रिटिसाइज़ करना किसी को मुनासिब नहीं मुझे लगता। बस अब मैं एक बात बता दूं आपको सिर्फ, उसमें जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया ना, उसमें एक मसला है ICAP की बुक में कि उसने कुछ कंसेप्ट्स चैप्टर में डिस्कस नहीं किए, लेकिन क्वेश्चंस में शामिल कर दिए उसने, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और मेरी पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक जो पिछले सेशन की बुक थी ना, वो ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने कुछ चीज़ें निकाली हैं और पता नहीं किस तरीके से निकाली हैं। बहरहाल ये मैं उसको कमेंट नहीं करता, ज़ाहिर है कोई ना कोई उनके ज़हन में भी साइंस होगी। बहरहाल तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी, अगर तो एज इट इज़ बुक ही फाइनल हो जाती है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो आपको लेक्चर के दौरान में कवर करवाई जाएंगी। ICAP की बुक देखेंगे ना, जो स्टूडेंट ICAP बुक यूज़ कर रहे हैं, उसमें उनको वो नज़र नहीं आएगा कंसेप्ट। तो आपने उस कंसेप्ट को कवर करना है, क्योंकि उसके बगैर आप फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये भी टाइप्स ऑफ ऑफर भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो उसने कंसेप्ट्स में तो इसका स्पेसिफिकली जिक्र नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन उसमें टेस्ट किया है, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और आइंदा भी इस तरह के कुछ कंसेप्ट आएंगे, तो मैंने एक ही दफ़ा आपके साथ बता दिया। अगर कोई एडिशनल चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो वो इस वजह से कि क्वेश्चन में केस स्टडी में टेस्ट हुई है और वो बुक में मौजूद है क्वेश्चन या केस स्टडी, ठीक है, इसीलिए उसको करना समझना। पहला टाइप्स ऑफ ऑफर की 2 टाइप्स होती हैं, एक स्पेसिफिक ऑफर, एक जनरल ऑफर। इन भाई को मैं कहता हूं, अगर आपने टेस्ट में पास हो गए आपको 100 रुपया इनाम दूंगा। ये मैंने ऑफर किसको की? इनको। ये पास हो गए, ये आके मुझे कह सकते हैं सर 100 रुपया इनाम दे? नहीं कह सकते। मैं कहूंगा भाई आपको मैंने ऑफर की ही नहीं थी, ऑफर की थी मैंने ऑफरी को, तो ऑफरी ही एक्सेप्ट कर सकता है ना, अदर देन ऑफरी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, एक अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है? मैं ये कहूं जो भी स्टूडेंट क्लास में जो भी स्टूडेंट पास हुआ उसे 50 रुपए इनाम दूंगा। अब ये जनरल ऑफर है, ठीक है। जनरल ऑफर ऐसी ऑफर होती है जो एक से ज्यादा लोगों को की जाती है। वो एक से ज्यादा लोग कितने होंगे? वो जितने भी हों, वो 100 भी हो सकते हैं क्लास, वो 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक बंदे ने ऐलान किया ये मेरा कुत्ता गुम हो गया है, जो कोई ढूंढ के लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दूंगा। स्पेसिफिक ऑफर है कि जनरल? जनरल ऑफर है। अब जो कोई भी ढूंढ के लाएगा क्या उसे इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। एक कंपनी ने ऑफर की, एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी, उसने ऑफर की हमारी ड्रग आप मेडिसिन इस्तेमाल करें,
हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी अगर किसी को फ्लू हुआ या फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हुआ, हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। अब इसका मतलब क्या है, जो बंदा भी उनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, उनकी जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक जनरल, जो बंदा भी उनकी प्रोडक्ट को यूज करेगा और अगर उसे बीमारी हो जाती है तो वो उस क्लेम डैमेजेस क्लेम कर सकता है, उसे प्राइस क्लेम कर सकता है। तो स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में फर्क क्या? स्पेसिफिक ऑफर किसी एक खास इंडिविजुअल को की जाती है और जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को, बहुत से लोगों को की जाती है। ये क्लियर? चलिए टाइप्स ओके हो गई। स्पेसिफिक में रूल यह है कि जिसको ऑफर की गई है वही एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल में जिस तक ये ऑफर कम्युनिकेट हुई है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर के एसेंशियल्स क्या हैं? अच्छा, इसमें कुछ कंसेप्ट कल डिस्कस हो गए थे, ठीक है, वो सिर्फ मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा। जो नई चीजें होंगी उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहला एसेंशियल, 2 पर्सन एग्री करते हैं ऑफर के लिए 2 लोग होने चाहिए। एक जो ऑफर कर रहा है ऑफरर, और जिसको ऑफर की जा रही है ऑफरी। ऑफरर और ऑफरी ये अल्फाज का फर्क जहन में रखना है आपने। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्लियर? ऑफर में इंटेंशन टू क्रिएट यानी सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स नहीं होते, उनमें नॉर्मली अज्यूम ये किया जाता है नॉर्मली कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। और बिजनेस एग्रीमेंट्स में, कमर्शियल एग्रीमेंट्स में अज्यूम किया जाता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। सर्टेन एंड डेफिनेट, ऑफर की टर्म्स ऑफर सर्टेन या डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है? एम्प्लॉयर ने कहा भाई हमें एक बंदा चाहिए काम करने के लिए, हमने ऑफिस में फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का काम करवाना है। एक पर्सन आया, उसने कहा ठीक है सर बताइए सैलरी कितनी देंगे। अगर वो कहता है जी आपकी सैलरी होगी 25,000 रुपये, ये ऑफर सर्टेन डेफिनेट है। और अगर वो कहे सैलरी इतनी होगी कि तुम खुश हो जाओगे, क्या ये ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट है? नहीं है। इसकी बेस पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। बाद में वो चाहे उसको 1 लाख भी दे दो कि मैं खुश तो नहीं हुआ, मुझे तो 5 लाख दे, तो वो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए लाने का जो भी ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो सर्टेन एंड डेफिनेट होना जरूरी है। उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो? फिर कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफर के लिए जरूरी है कि वो ऑफरी को कम्युनिकेट की गई हो, ऑफरी तक पहुंची हो। अगर कोई ऑफर ऑफरी तक पहुंची नहीं है तो वो वैलिड ऑफर है ही नहीं, और उसकी बेस पे जो एक्सेप्टेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे पहले वाली एग्जांपल, एक आदमी का फर्ज कीजिए कुत्ता गुम हुआ, उसने ऐलान किया कि जी जो भी, अच्छा पहले उसने क्या किया, पहले उसने अपने मुलाजिम को कहा जाके कुत्ता ढूंढ के लाओ, वो कुत्ता ढूंढने के लिए जंगलों में निकल गया। उसके बाद पीछे मालिक ने ऐलान किया कि जो कोई भी ढूंढ के लाएगा 1000 रुपया इनाम पाएगा। अब उस मुलाजिम को ये अनाउंसमेंट नहीं पहुंची, वो जंगलों में घूमता फिरता, उसे कहीं कुत्ता मिला, वो उसे लेके वापस आ गया, उसने मालिक को दे दिया। फिर उसके बाद जब उसे पता चला वो इसके ऊपर तो इनाम था, उसने अपने मालिक से कहा सर मुझे रिवार्ड दीजिए 1000 रुपया। क्या मालिक लायबल है रिवार्ड पे करने के लिए? शाबाश। अल्लाह कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुए थे, ठीक है? ऑफर उस तरह कम्युनिकेट, तो जो चीज कम्युनिकेट ही ना हुई हो क्या उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं। आगे चल के एक लाइन आप पढ़ेंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले एक्सेप्टेंस, पहले काम कर लिया, उसके बाद आप तक ऑफर पहुंची और आपने कहा मुझे मंजूर है, नहीं, ठीक है? तो ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफरी तक पहुंचे। अगर ऑफर ऑफरी तक नहीं पहुंची और उसने खुद से ही वो काम कर लिया है तो याद रखे फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हमारा। आगे चले, ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर के साथ क्या कोई कंडीशन अटैच की जा सकती है? इस बात में बिल्कुल की जा सकती है। जैसे फर्ज कीजिए ये ऑफर करते हैं, सर मैं अपना लैपटॉप आपको 30,000 में बेचने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि आपने 10,000 रुपये मुझे अभी एडवांस में दीजिए और 20,000 रुपये मैं डिलीवरी पे आपसे लूंगा।
अब इसमें उन्होंने कंडीशन ऐड कर दी, क्या पहले एडवांस दीजिए। क्या ऑफर के साथ कंडीशन ऐड की जा सकती है? बिल्कुल ऐड की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफर के साथ कंडीशन ऐड करते हैं तो आपने स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना, ठीक है। अगर इस केस में इन्होंने सिर्फ इतना कहा, सर मैं अपना लैपटॉप 30,000 में आपको बेचने के लिए तैयार हूं, तो मुझे बताइए 30,000 रुपये कब दिए जाएंगे भला? एट टाइम ऑफ डिलीवरी, ना उससे एक दिन पहले ना एक दिन बाद। बल्कि आईकैप की केस स्टडी को सामने रख के एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, ना डिलीवरी से 1 घंटा पहले ना 1 घंटा बाद, ठीक है। जब कुछ भी एग्री ना हो, सिर्फ ये एग्री हो कि 30,000 रुपये में मैं ना मोबाइल इनको बेचूंगा, तो इसका मतलब क्या है? और ये कहें ठीक है सर मोबाइल मुझे आप सुबह दे दीजिए, पैसे मैं शाम को दूंगा, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ऑफर के साथ अगर कंडीशंस ऐड की गई हैं तो जरूरी होता है कंडीशन कम्युनिकेट की जाए दूसरी पार्टी तक, और दूसरी पार्टी के लिए फिर लाजमी है कि वो इसको एज इट इज एक्सेप्ट करे, वो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। जब, और ये ध्यान में रखिएगा केस स्टडी में ये बात काम आएगी, अगर ये तय पाया हो कि एक चीज इतने में सेल की जाए, उसकी पेमेंट कब होगी? एडवांस में होगी कि बाद में होगी? ये तय नहीं पाया, तो पेमेंट कब होगी? जिस मिनट में डिलीवरी होगी उसी मिनट में पेमेंट होगी, ठीक है। कैंडिडेट, एक जॉब के लिए इंटरव्यू हुआ, 10 लोगों का इंटरव्यू किया गया, उसमें जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उसको लेटर भेजा गया कि हम आपको ये जॉब ऑफर कर रहे हैं इस सैलरी के अगेंस्ट, अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है तो आपने 3 जनवरी तक हमें अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है, अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है। उस आदमी ने 3 जनवरी तक कम्युनिकेट नहीं की, 5 जनवरी को वो ज्वाइनिंग करने आ गया, तो एम्प्लॉयर ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा नहीं अब आपको नौकरी पे नहीं रखना। बताइए क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के दरमियान में? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑफर के साथ जो कंडीशन लगाई गई थी उसने वो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की, उसके ऊपर अमल नहीं किया। समझ आती है बात? कंडीशन चले। एक होटल में एक और केस मुझे याद आ गया, गेस्ट होटल में गया, वहां पे एग्रीमेंट होता है, वहां पे बेसिकली साइन करने होते हैं, बेसिकली लेटर होता है, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह होती हैं, रूम रेंट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, साइन करना होता है। तो सामने जो आपने अक्सर देखा होगा जब आपको रसीद वगैरह दी जाती है ना, तो उसके सामने जैसे लैपटॉप खरीदे, फीस एंड मोबाइल खरीदें, तो वो सामने लिखते हैं जी डेट, नाम, कितने की चीज़ खरीदी, उसके बाद कुछ बैक साइड पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, ठीक है। उस होटल के बैक साइड पे सामने उसने रूम रेंट वगैरह लिख के एग्री कर लिया, साइन कर लिए। बैक साइड पे लिखा हुआ था अगर स्टे के दौरान में कमरे से आपकी कोई चीज़ गुम होती है तो होटल की इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, आपने इसकी हिफाजत खुद करनी है। लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ था? बैक साइड। फ्रंट पे वो जो चीज़ें लिखी थी वो उस आदमी ने पढ़ी, साइन की और चेक इन कर लिया, स्टे किया, चीज़ें गुम हो गई। उसने होटल की इंतजामिया के खिलाफ केस कर दिया। इंतजामिया ने कहा सर देखें, हमने जिस वक्त इनको रूम ऑफर किया था ना, उस वक्त ये कंडीशन कम्युनिकेट कर दी थी कि हाँ चीज़ कोई गुम हुई हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अदालत ने क्या फैसला दिया भला, होटल के हक में या जो ठहरा था मुसाफिर उसके हक में? मुसाफिर के हक में। अदालत ने कहा आपने इसको स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना था, हाँ बताया नहीं था। उसको कैसे पता चलता बैक साइड पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है? क्लियर हो गया? उन्होंने कहा ठीक है ऑफर कंडीशनल थी लेकिन आपने कम्युनिकेट नहीं किया। अगले सीजन में फिर गया वही गेस्ट, ये एक और केस स्टडी से मिलते जुलती है। अब की बार होटल ने क्या लिखा, अब की बार सारी चीजें वही, सिर्फ जो पहले फ्रंट वाला जो पेज था उसके नीचे लिख दिया हुआ था कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बैक साइड पे लिखी हुई हैं, उनको पढ़ लीजिए। अब की बार भी उसने नहीं पढ़ी, उसने नहीं, और साइन कर दिया, पढ़ी नहीं, साइन कर दिया, चीजें गुम हो गई। बताइए अब होटल की इंतजामिया जिम्मेदार है? नहीं। क्यों? अब उन्होंने क्लियरली लिख दिया था। अब अगर उसने नहीं पढ़ा ना तो उसकी अपनी नाअहली है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं कोई एग्रीमेंट
एग्रीमेंट के ऊपर साइन करूं, उसको मैंने पढ़ा ना हो, लॉ मेरा बाद में ये एक्सक्यूज एक्सेप्ट करेगा कि मैंने इसको नहीं पढ़ा? नहीं, बस साइन करना इस बात का सबूत है कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं और आप इससे एग्री करते हैं। तो ये है कि ऑफर में भी कंडीशन क्लियर हो गया। कंडीशन आप कोई भी कंडीशन अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऑफर आपकी मर्जी है, आपकी जो मर्जी कंडीशन अटैच करते हैं, लेकिन जो भी कंडीशन अटैच करनी है आपने कम्युनिकेट करनी है दूसरे बंदे को, ऑफरी को, और ऑफरी के लिए जरूरी है कि वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इन्होंने ऑफर की मुझे, सर क्या आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदेंगे, लेकिन आपको 10,000 रुपये एडवांस में देना पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा मैं 10,000 में खरीदता हूं, लेकिन पेमेंट आपको ऑन एट टाइम ऑफ डिलीवरी करूंगा। बताइए क्या मेरी तरफ से ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं। क्यों नहीं है? मैंने उनकी ऑफर को मॉडिफाई कर दिया। याद रखें, जब हम ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं ना करते, ऑफर के साथ कोई कंडीशन एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो लीगली लॉ कहता है ये आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी बल्कि आपने काउंटर ऑफर दी। इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। ऑफर के जवाब में आप कोई ऑफर अगर देते ना डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी पार्टी की, अब मैं ऑफरर बन गया और दूसरी पार्टी ऑफरी बन गई। मैं कॉलेज से बाहर रिक्शे वाला खड़ा था, मैंने उससे कहा हाँ भाई समनाबाद चलोगे? उसने कहा हाँ जी। कितने पैसे? उसने कहा 500 रुपये। ये उसने ऑफर की। मैंने कहा नहीं 400 रुपये दूंगा। क्या ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है? काउंटर ऑफर है। ठीक है, अच्छा अब बारिश हो रही थी, हल्की हल्की मौसम खराब था, साथ ही दूसरा बंदा भी आ गया, उसने कहा मुझे ले चलो 500 रुपये में। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा नहीं नहीं, रिक्शे वाले ने उसको कहा ठीक है। अब मैंने कहा नहीं नहीं मुझे 500 रुपया मंजूर है, मुझे ले चलो। रिक्शे वाले ने कहा नहीं अब तो मैं उसी दूसरे बंदे को लेके जाऊंगा। बताइए रिक्शे वाले का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? दूसरे बंदे, मेरे साथ नहीं। अब देखिए इसका एनालिसिस करते हैं। जब रिक्शे वाले से मैंने पूछा 500 रुपये, उसने बताया तो ये उसकी तरफ से ऑफर थी। जब मैंने कहा 500 नहीं 400, ये मेरी तरफ से काउंटर ऑफर थी। काउंटर ऑफ पहले वाली ऑफर शाबाश कैंसिल हो गई। अब मैंने उसे 400 वाली ऑफर दी है जो कि उसने एक्सेप्ट नहीं की, और दूसरे बंदे ने जब उसे 500 की ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज में रखिएगा। हमने जो ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हो सकती हैं, लेकिन हमने उसे कम्युनिकेट करना है और दूसरी पार्टी ने एज इट इज यस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर वो मॉडिफाई करती है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी बल्कि काउंटर ऑफर होगी। आगे चलते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? लॉ ने कुछ सिचुएशंस हमें बताई हैं कि इन सिचुएशन में अगर आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो वो इंफॉर्मेशन है, ऑफर नहीं है। फर्क कीजिए, कॉलेज ने कहा कि फॉर एग्जांपल कि 20,000 रुपये में इस क्लास का एडमिशन अवेलेबल है, जिन्होंने क्लास पढ़नी है आ जाएं। ये फेसबुक पे, अखबार में, कहीं पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो गई, आपने पढ़ा और आप एडमिशन लेने के लिए आए। जब एडमिशन लेने के लिए आए तो मैनेजमेंट ने कहा कि क्लास फुल हो चुकी है, कोई एडमिशन है। अब आपने केस कर दिया, आपने कहा जी इन्होंने जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवाई थी ना वो ऑफर थी, और मैं घर से निकला इसको एक्सेप्ट करके और मैं पैसे देने को तैयार हूं, तो मेरा इनका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। लॉ कहता है जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवाई जाती है ना वो इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। लॉ ने 4 एग्जांपल्स बताई हैं, आपने सिर्फ ये 4 एग्जांपल याद कर लेनी है और कंसेप्ट क्या बताना है। जहां कहीं केस स्टडी में, एग्जाम में इन 4 में से कोई एक सिचुएशन आ गई, वो इनविटेशन टू ऑफर हो गई, वो ऑफर नहीं है। पहली एग्जांपल, हम गए डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहां पे आपने देखा होगा वो उन्होंने चीजें रखी होती हैं प्राइस टैग के साथ, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की। ये उनकी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर है।
जब हम उधर फॉर एग्जांपल उधर शैम्पू पड़ा हुआ था, हम शैम्पू उठा के काउंटर पे लेके गए, ये हमारी तरफ से ऑफर है। क्या काउंटर वाला ये कह सकता है सर ये फॉर सेल नहीं है, मैं आपको सेल नहीं कर सकता? बिल्कुल कह सकता है। मैं ये कहूँ नहीं, तुम लोगों ने उधर ऑफर लगाई हुई थी, मैंने जब उसको उठा के लेके आया हूं तो मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लॉ कहता है नहीं, उधर चीजें रखा जाना ये इनविटेशन टू ऑफर है। जब हम चीज उठा के काउंटर पे लेके जाते हैं ये हमारी तरफ से ऑफर है, और जब वो उसको स्कैन कर लेता है, बिल निकाल देता है, उस वक्त एक्सेप्टेंस होगी। उससे पहले वो चाहे तो रिजेक्ट कर ले। ठीक है। इसी तरह ऑक्शन, ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर हो गया। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, इश्तिहार लगा कराची में जहाज का पुराना मलबा, इसकी ऑक्शन होगी, जो जो इंटरेस्टेड हो इस दिन पहुंच जाए। हमने कहा अच्छा ठीक है हम भी खरीदेंगे। अखबार में ये इश्तिहार आना कि इस दिन ऑक्शन होगी, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। हम वहां पे गए कराची, पता चला वो ऑक्शन कैंसिल हो गई है। हमने ऑक्शन करने वाले के खिलाफ केस कर दिया। हमने कहा नहीं अब तो हमें चीजें बेचो, आपने जो अखबार में इश्तिहार दिया था ये आपकी तरफ से ऑफर थी। हम ये कह रहे हैं, मैं अपने घर से जब निकला मैं एक्सेप्टेंस करके निकला, तो अब आपके लिए लाजमी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे ऑफर, मुझे आप चीज बेचो। लॉ कहता है नहीं, अखबार में इश्तिहार देना इनविटेशन टू ऑफर था, हमारा वहां पे जाना ये ऑफर है। ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अच्छा फर्ज कीजिए वो ऑक्शन होती, तो आपको पता है ऑफर कब होती है? फिर जब वहां पे बैठे होते हैं ना सारे, हाँ भाई ये चीज कितने की, 10,000 में, ये ऑफर है। 10,001, 10,002, 11,000, ये ऑफर है। 11,001, 11,002, 15,000। जब भाई 20,000, अच्छा 20,001, 2, 3 करके वो ना रखा होता है, जैसे जज के पास हो ना, थोड़ी सी होती है। एक्सेप्टेंस कब होती है भला? जब वो ठग की आवाज आती है ना, ठग की, तब एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद आप डबल प्राइस भी अगर ऑफर कर देना तो चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, वो एक्सेप्टेंस होती है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ईमेल पे इंफॉर्मेशन आती है, ये बुक्स है हमारे पास, इस बुक की प्राइस ये, इस बुक की प्राइस ये, इस बुक की प्राइस ये। हमने कहा ठीक है हमें ये बुक इस प्राइस में बेच दें। आगे से जवाब आया सर ये तो बिक चुकी है, हम अब वहां पर कोई सप्लाई नहीं कर सकते। तो हम कहें नहीं, तुमने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि जब तुमने हमें इंफॉर्मेशन शेयर की, प्राइस इंफॉर्मेशन वो ऑफर थी, हमने तुम्हें जो कहा कि अच्छा चीजें बेच दो, ये एक्सेप्टेंस था। ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ला कहते हैं नहीं, वो जो ईमेल वगैरह के जरिए से प्राइस सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट होती है अक्सर, ये इनविटेशन टू ऑफर है। आपने जो ऑर्डर दिया वो ऑफर थी और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। फिर सेल ऑफ परचेज बाय टेंडर, इसी तरह टेंडर वगैरह भी होते हैं। आपने देखा होगा कि बार में था टेंडर नोटिस कि आप हमें लोहे की ज़रूरत है, जो भी क्वालिटी वगैरह है, जो भी सप्लाई करना चाहते हो वो अपनी अपनी कोटेशंस 15 जनवरी तक भेज दें। इस तरह की बात का आपने अखबार में शायद टेंडर नोटिस पढ़ा हो। अब अगर कोई बंदा कोटेशन भेजता है, बताइए वो ऑफर है कि एक्सेप्टेंस है? ऑफर है। टेंडर नोटिस आना ये इनविटेशन टू ऑफर है। जो कोटेशन भेजते हैं ये ऑफर है, और जिसकी सबसे कम कोटेशन होगी उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर जब इशू होगा कंपनी की तरफ से उसको, वो एक्सेप्टेंस होगी। शाबाश। तो ये 4 सिचुएशन आपने जहन में रखनी है जो मेन कंसेप्ट के अंदर आती है। कि मेन कंसेप्ट क्या है? इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर नहीं है। तो कौन कौन सी इनविटेशन टू ऑफर है? ये 1, 2, 3, 4, ये केस स्टडी में याद रखेंगे। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? 2 कंसेप्ट हो गए हमारे, टाइप्स और इसेंशियल्स। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन, ऑफर कब कम्युनिकेट, अच्छा कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? एक्सप्रेस भी, एम्प्लॉयड भी। एक्सप्रेस भी, एम्प्लॉयड भी। एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड तो आपको पता है ना। कब ऑफर कम्युनिकेट होती है? ऑफर कम्युनिकेट होती है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। मैंने इनको एसएमएस किया कि भाई मेरी घड़ी है, क्या आप इसको 5,000 में खरीदोगे? मैंने सेंड कर दिया, ऑफर कम्युनिकेट हुई।
मुझे रिसीव का मैसेज आ गया कि मैसेज इन तक पहुंच गया, मैसेज इन तक इन्होंने भी पढ़ा नहीं है, मैसेज इन तक पहुंच गया, ऑफर कम्युनिकेट हो गई नहीं हुई। वो साथ ही उसके बाद व्हाट्सएप पे ब्लू टिक लग गए, यानी पता चल गया इन्होंने पढ़ लिया उसको, अब कम्युनिकेट हुई। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे कहे ना आपने सेंड किया, ऑफर कम्युनिकेट नहीं, उस बंदे ने रिसीव कर लिया। अच्छा, अगर आगे कुछ भी ना कहे तो हमने यहां पे अज्यूम कर लेना है कि रिसीव कर लिया तो रीड भी कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी केस में क्लियरली कह दे कि उसने रिसीव किया था 5 तारीख को और रीड किया 7 तारीख को, तो ऑफर कब कम्युनिकेट हुए? 7 तारीख को। ठीक है, कम्स टू नॉलेज, जब उसके अब खुद सोचे नॉलेज, उसके नॉलेज में कब आएगी ऑफर? जब वो पढ़ेगा। सिर्फ वसूल होने से नहीं आता। हमारे जंक बॉक्स में पता नहीं कौन कौन सी ईमेल्स हैं, तो क्या वो जिसने भी सेंड किया वो ऑफर मेरे तक कम्युनिकेट हुई? नहीं हुई, जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। क्लियर होगी ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। लैप्स या रेवोकेशन, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सारे कंसेप्ट सिंपल है ना, पक्की बात है ना? लैप्स या रेवोकेशन, क्या हम एक कोई ऑफर करें और हमें एहसास हो ये हम क्या कर बैठे हैं। मैं ऑफर की, भाई क्या आप हमारा घर जो है वो 1 करोड़ में खरीदने को तैयार हैं, ऑफर कर दी, और बाद में मुझे एहसास हुआ नहीं यार मुझे तो ये ऑफर नहीं बेचना चाहिए था। क्या मैं अपनी इस ऑफर को कैंसिल कर सकता हूं? इसे कहते हैं रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर। लॉ कहता है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ रूल्स हैं, रूल्स को समझना है हमने। पहली चीज, ऑफर कैंसिल हो सकती है? यस। कैसे? पहला रूल, बाय ऑफरर। ऑफरर, ठीक है, बाय ऑफरर भी हो सकती है, ऑफरी भी हो सकती है। 1 मिनट ठहरिए जरा। ऑफरर कब रिवोक कर सकता है? बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, यानी इन भाईजान ने मुझे ऑफर की, अब ये मैं पहला और दूसरा दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। इन्होंने मुझे कम्युनिकेट, सर आप हमारा घर 10 लाख में खरीदेंगे। फिर नहीं याद है, मैं मेरे तक ऑफर पहुंच गई है, अभी मैं सोच रहा हूं। इन्हें याद है उनको ये तो ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने फोन करके मुझे कहा सर वो जो ऑफर मैंने आपको भेजी थी वो कैंसिल, अब मैंने नहीं भेजा, मेरा इरादा बदल गया। ऑफर वैलिड है कि कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई। क्लियर? अच्छा, क्या मैं ऑफर कैंसिल, इन्होंने मुझे ऑफर की 10 लाख, मैं कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? मैंने कहूंगा भाई मुझे ऑफर मंजूर नहीं है, रिजेक्शन। मैं ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो क्या वो ऑफर कैंसिल हो गई। यहां तक क्लियर? एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरर भी कैंसिल कर सकता है, ऑफरी भी कैंसिल कर सकता है। अच्छा, अब जरा सुनिए, मैं कहानी में ट्विस्ट लाने लगा हूं। वो कंसेप्ट आपको पता नहीं इसमें नजर आए या ना आए, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल बात है। इन्होंने मुझे ऑफर की और कहा सर आप हमारा घर 50 लाख में खरीदेंगे, आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर फैसला कर लें। मैंने कहा अच्छा, अब मैं सोच रहा हूं, हिसाब किताब लगा रहा हूं। 6ठे दिन इनको ख्याल आया यार ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने मुझे फोन करके कहा सर ऑफर कैंसिल। क्या ऑफर कैंसिल हो गई या अभी भी वैलिड? लॉ कहता है ऑफर कैंसिल हो गई, ऑफर कैंसिल हो गई। चाहे आप ये क्यों ना कह दे कि आपके पास 10, एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ऑफर कैंसिल हो गई। क्लियर हुई ये बात? चाहे आपने टाइम स्पेसिफाई क्यों ना कर दिया हो, एक्सेप्टेंस से पहले कैंसिल कर दिया, ऑफर कैंसिल। अगली एग्जांपल सुने। इन्होंने कहा सर 50 लाख में आप खरीदेंगे घर, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं, 10 दिन का इन्होंने टाइम दिया, मैंने 7वें दिन इनको कहा नहीं खरीदूंगा, 9वें दिन मेरा इरादा बदल गया, मैंने कहा नहीं खरीदूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 7वें दिन मैंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। जब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो अब जब तक नई ऑफर नहीं आएगी ना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए
अच्छा, अब वैसे ये कंसेप्ट यहां पे कंप्लीट हो, चले वो कल के लेक्चर में समझाऊंगा। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ये था असल में वो सबसे जो मैं आपको कह रहा था ना मुश्किल कंसेप्ट हो सकता है। ये क्लियर हो गया ना आपको? चलिए, अच्छा, नो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन क्या मतलब है इसका? ऑफर के साथ कंडीशन थी वो पूरी नहीं की। जैसे मैंने आपको बताया, उसने कहा था 3 तारीख तक आ जाना, वो 5 तारीख को आया। जैसे ऑफर में था कि जी एडवांस पेमेंट करनी है, उसने एडवांस पेमेंट नहीं की। ठीक है, फर्ज कीजिए मैंने इनको ये कहा, भाईजान क्या आप गाड़ी खरीदेंगे मेरे, ठीक है, 5 लाख में, अगर मंजूर है ना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इन्होंने व्हाट्सएप की बजाय ईमेल के जरिए मैसेज कर दिया। हाँ नहीं, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, असल में ना कंडीशन में और प्रेस्क्राइब्ड मैनर में फर्क है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना कि मुझे एक्सेप्टेंस इस तरीके से कम्युनिकेट करना, ये असल में प्रेस्क्राइब्ड मैनर है। ठीक है, मैंने कि मैंने इनसे कहा, अच्छा भाई अगर आपको ऑफर मंजूर है ना तो आपने रिटर्न लेटर के जरिए से मुझे बताना। इन्होंने रिटर्न नहीं, फोन करके बता दिया, तो ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर है। अगर आप कंडीशन फुलफिल ना करें उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपने एक्सेप्टेंस, अगर कोई मैनर प्रेस्क्राइब किया गया उसके मुताबिक नहीं की एक्सेप्ट, फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। भाई ये बात समझ आई आपको? अच्छा, कंडीशन में और प्रेस्क्राइब मैनर थोड़ा सा फर्क है। कंडीशन का मतलब ये ज़हन में रखिए कि मैंने कहा कि जी आपने एडवांस पेमेंट करनी है और उसने नहीं की, ये कंडीशन है। और मैनर का मतलब है, मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से आपने मुझे कम्युनिकेट करनी है, उन्होंने उसके बजाय कोई दूसरा तरीका बताया। प्रेस्क्राइब्ड मैनर में और कंडीशन में फर्क समझ आ रहा है ना? अच्छा, अगर कंडीशन फुलफिल ना हो, लॉ सीधा ही कहता है खत्म, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में हो ना, लॉ कहता है ये भी ऑफर खत्म, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन लॉ क्या कहता है फिर आगे? कहता है एक बात सुन लो, अगर मैंने इनको कहा क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदेंगे, ठीक है, अगर खरीदेंगे तो आपको 3 लाख एडवांस देना है। इन्होंने 3 लाख एडवांस नहीं दिया, कहा मैं 5 लाख में खरीदूंगा लेकिन 3 लाख एडवांस नहीं। क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है? कंडीशन पूरी नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मैंने कहा फर्क। अच्छा, इन्होंने कहा ठीक है सर मंजूर है। मैंने कहा था अगर मंजूर हो ना तो तुमने मुझे ईमेल सेंड करनी है। इन्होंने कहा सर मंजूर है लेकिन लेटर के जरिए सेंड किया, लेटर मेरे तक पहुंच गया। अच्छा, मैंने क्या कहा था? इन्होंने भेजा लेटर, नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। लॉ कहता है वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन लॉ मुझे कहता है आपकी अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉ का व्यू लीनियंट है, नरम। लॉ कहता है आपने ऑफरर को बताना है कि चूंकि आपने प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कम्युनिकेशन नहीं की इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं है आपकी। मेरे ऊपर ये बताना लाजमी है। अगर मैं नहीं बताता ना तो लॉ ये अज्यूम करेगा कि मुझे एक्सेप्ट हो गई है, क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड मैनर इतना बड़ा इशू नहीं है। कंडीशन बड़ा इशू है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर ये कंडीशन पूरी ना करें तो एग्रीमेंट खत्म, और मैंने इनको बताना भी नहीं है कि हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर इन्होंने सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली लेकिन एक्सेप्टेंस का मैनर दूसरा था, डिफरेंट था, तो इसमें लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लीनियंट है। लॉ कहता है इसमें भी मेरे पास ऑप्शन है क्योंकि वैलिड एक्सेप्टेंस तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूं ना तो मुझे इनको बताना पड़ेगा कि चूंकि आपने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है इसीलिए आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस खत्म हो चुकी है। प्रेस्क्राइब्ड मैनर समझ आया? टाइम पास्ट, टाइम पास्ट का मतलब क्या है? हमने कहा था 3 तारीख तक आ जाना, उसने कहा था 10 दिन तक। सर आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर फैसला करें। 10 दिन गुजर गए, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, 12वें दिन एक्सेप्ट कर सकता हूं? काउंटर ऑफर, इससे भी ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय हो गया। इन्होंने कहा
सर आप गाड़ी 5 लाख की बेचेंगे, ठीक है, वो गाड़ी फर्ज कीजिए कि उसका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता डिस्ट्रॉय हो गई, क्या अब मेरे ऊपर लाजिम है उसको सेल करना? नहीं। याद रखें सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई जो ट्रांजैक्शन है, जो सब्जेक्ट मैटर है जिसकी सेल परचेज हो रही है, वो ऑफर के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा दे, इलीगल हो जाए उसकी सेल परचेज या वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ऑफर खत्म, तो ऑफर खत्म। और ऑफर क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका होता ना, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी कोई चीज इलीगल हो जाए या सब्जेक्ट मैटर जिसकी सेल पर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। तो ये समझ आया सब्सिक्वेंट इलीगल डिस्ट्रक्शन। अब आगे सुना है, ऊपर मिलता जुलता कंसेप्ट, डेथ आर इंसैनिटी बिफोर एक्सेप्टेंस। ये ऊपर से मिलता जुलता पॉइंट है। डेथ का मतलब क्या है? मर गया। इंसैनिटी का मतलब क्या है? पागल हो गया। हम सिर्फ डेथ को लेके डिस्कस करेंगे, इसको इंसैनिटी भी आ जाएगा। ऑफरी कौन है? ए ने बी से कहा क्या आप मेरी हार्लोड वाली दुकान खरीदेंगे? ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। अब बी सोच रहा है और बी ऑफरी की डेथ हो गई, क्या ऑफर वैलिड है? ऑफर भी खत्म। ये बात समझ आई? ऑफर की बी को बी सोच रहा है, ए की डेथ हो गई, डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट बता सकता है किस चीज पे डिपेंड करता है? एक्सेप्टेंस नहीं हुई, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, थर्ड पार्टी पे नहीं, कंडीशन पे नहीं। ए ने बी को कहा कि आप मेरी हार्लोड वाली दुकान 50 लाख में खरीदेंगे। बी सोच रहा है, ए की डेथ हो गई, ऑफर खत्म हुई कि नहीं, डिपेंड करता है बी को डेथ का पता चला कि नहीं चला। अगर बी को डेथ का पता चल गया तो ऑफर खत्म, अगर बी को डेथ का पता नहीं चला ऑफर वैलिड है। अगर डेथ का नहीं पता चला और बी एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर देता है, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह की प्रोविजन एक जगह पे जाके हम पढ़ेंगे बैंक्स के केस। आपको पता है बैंकों को ऑर्डर है कि आपका अकाउंट होल्डर जब उसकी डेथ हो जाए ना, तो आपने कोई पैसा ना उसके अकाउंट में डालना है ना निकालना है, बल्कि वो जो लीगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट उसके लिहाज से होगी। लेकिन डेथ तब ऑपरेट होती है जब बैंक को पता चले। अगर कस्टमर की डेथ होगी लेकिन बैंक को पता नहीं चला और पैसे निकल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो याद रखिए बैंक की कोई लायबिलिटी, वो उस वक्त कंसेप्ट अप्लाई होगा जब बैंक को डेथ का नॉलेज होगा। तो यहां पे याद रखिए हमने ये देखना है, अगर तो ऑफरी की डेथ हो गई तो आपको पता अब तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, तो वो तो सीधा सीधा वॉइड, ऑफर खत्म। लेकिन अगर ऑफरर की डेथ हुई तो डिपेंड करता है ऑफरी को पता कि नहीं पता चला। अगर पता चल गया डेथ का, ऑफर खत्म। हाँ, ये वकील साबित करेगा फिर कि पता चला था कि नहीं पता चला था उसको, ये वकील साबित करेगा। ठीक है, नॉर्मली अखबार में जब इश्तिहार आ जाए ना, या तो ये एज्यूम किया जाता है कि सब लोगों को पता चल गया। भैया क्लियर हो गया यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आज के लेक्चर में सबसे मुश्किल कंसेप्ट क्या था, कौन सा लगा आपको? ये डेथ वाला के लैप्स बाय ऑफरी वाला? डेथ वाला, अच्छा ये मुश्किल है मुझे। चले बहरहाल है, दोनों समझ आ जाए तो सारे आसान है। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ आपको पता है, जिस दिन हमने केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं की उस दिन हमने लॉ का हक अदा नहीं किया, तो कुछ केस स्टडी की प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए आप ये बुक्स ये बंद कर लें, ये नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह बंद कर दें।
ठीक है जी, अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं जी। क्वेश्चन ए ने बी को ऑफर किया, बी ने दिल ही दिल में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसे कम्युनिकेट नहीं किया। जिस तरह ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए ना, ये कल पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। ठीक है जी जी। और नहीं, किसी भी ऑफर में 2 पर्सन ही होते हैं हमेशा। नहीं, वो बेसिकली उसमें जो ऑफर की जाती, जो जनरल में, हाँ इतनी बात आपकी ठीक है कि वो जनरल में पब्लिक एट लार्ज को ऑफर की जाती है, लेकिन बेसिकली एक्सेप्ट करने वाला तो एक ही होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला, तो उसमें हम लीगली जो जनरल पब्लिक एट लार्ज होती है ना, उसके लिए वर्ड ऑफर यूज करते हैं। अभी आप उस साइड पे ना सोचें, क्योंकि एक कंसेप्ट हमने वो चैप्टर आगे चल के पढ़ेंगे जॉइंट का, जॉइंट प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसी वाला, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, सिंपल रखें, 2 पार्टीज हैं, ऑफर ऑफर। जी जी। अच्छा, मैं आपके जो कुछ क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है केस स्टडीज में हम डिस्कस करें, उसमें रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि जब केस सामने आएगा ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। स्टिल अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आप कल क्लास के स्टार्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए पास कर दीजिएगा जी। अब कुछ केस स्टडीज हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि आज के लेक्चर पे बेस कर रही है। मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं आपने समझ लिए हैं और उसे आप डिफरेंट केस स्टडीज में अप्लाई करने के काबिल हुए हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन, सलमान परचेज्ड ए हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, कैन इरफान इन्फोर्स दिस एग्रीमेंट? अच्छा, क्यों नहीं? ये आपका डिसीजन है। नो, आपने जो नो कहा ना, ये आपका डिसीजन है, इन्फोर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, वो लकी नहीं साबित, ये रेलिवेंट प्रोविजन नहीं है। कैसे पता चल, हाँ डेफिनेट वाली रेलेंट है, ये डेफिनेट नहीं। कैसे पता चलेगा कि लकी हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये टर्म सर्टन डेफिनेट है? नहीं है, नहीं है, अनसर्टन है। ठीक है, लकी प्रूव करना मुश्किल है, इसीलिए ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। और रीजन क्या है? टर्म सर्टन और डेफिनेट नहीं। अच्छा, फर्ज कीजिए, मुझे एक और केस याद आ गया। मेरे पास 2 गाड़ियां और ये मुझे ऑफर करते हैं, सर क्या आप 5 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचेंगे? बताइए सर्टन है कि नहीं टर्म? क्यों? हाँ 2 हैं तो बताया नहीं, कौन सी वाली? अच्छा, फर्ज कीजिए मेरे पास एक ही गाड़ी है, अब उन्होंने सेम वर्ड के साथ मुझे ऑफर की, अब सर्टन, शाबाश, अब सर्टन है गाड़ी एक ही है, तो ऑफर की टर्म्स को सर्टन होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। डिस्कस वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड इन फॉलोइंग केस। Adil asks Mohsin to send the reply of his offer by email, but Mohsin sends reply by letter. Not in press drive manner. लेकिन इसमें अब अदील को क्या चाहिए? मोहसिन को बता दे। मोहसिन को, अगर अदील साइलेंट रहता है तो ला अज्यूम करेगा इसको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपको पता है प्रेस्क्राइब्ड मैनर में लॉ का थोड़ा सा व्यू लीनियंट है। जी, आजम proposes by letter to sell a house to Babar at a certain price. When is communication of offer completed? When is communication of offer complete? कब? जब उसके नॉलेज में आएगी, जब उसके नॉलेज में आएगी। ठीक है, यानी जब लेटर उस तक पहुंचेगा, जब लेटर उस तक पहुंचेगा। अज्यूम किया जाएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो अज्यूम किया जाएगा जब पहुंचा तो उसने उसी दिन पढ़ लिया, उसी वक्त पढ़ लिया। वरना अगर लेटर पहुंचने की डेट टाइम अलहदा हो, पढ़ने का टाइम अलहदा, तो फिर डेफिनेटली हम कहेंगे जब उसने पढ़ा। अदील proposes by a letter sent by a post to sell his house to Jazib. Jazib intends to accept the offer but has not posted the letter of acceptance yet. Can Adil revoke his offer at this moment? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी अभी। हाँ,
एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए, नहीं बताया तो अभी वो कैंसिल कर सकता है। बी, अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कैन अदील रिवोक हिज ऑफर एट दिस मोमेंट? अब नहीं, क्योंकि अब उसने एक्सेप्टेंस कर दी हुई है। बिल्कुल। एक में आगे ना सोचें, कल बताना है कि लेटर ऑफ एक्स, ये ना लेटर ऑफ एक्स उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये आज नहीं बताना, ये कल बताना। ठीक है, ये कल बताना। आगे चलें। Amir offers to sell his cycle to Ghalib and keeps the offer open for 10 days. Ghalib refuses after 3 days. Can Ghalib accept this offer subsequently on that day? नहीं, क्योंकि एक दफा ऑफर अगर रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस रिन्यूड। अनलेस रिन्यूड, बिल्कुल ठीक, शाबाश, समझ गए इसका मतलब कंसेप्ट। Zain offered Daud his car for ₹3 million on 15th January. Zain died on 18 January. Was a valid contract created between parties in following situation? पहली situation, Daud accepted Zain's offer on 20 January when he became aware of his death. हाँ, डेथ हो गई तो ऑफर रिवोक हो गई। डेथ और इंसैनिटी से ऑफर रिवोक हो जाते हैं। अच्छा, और दाऊद एक्सेप्टेड ज़ैन्स ऑफर ऑन 20 जनवरी इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ ज़ैन्स डेथ। अब हो गए, ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें ऑफरर की डेथ हुई है क्या ऑफरी की? ऑफरर की, शाबाश। ऑफरी की डेथ हो स्ट्रेट अवे खत्म, ऑफरर की डेथ हो डिपेंड करता है ऑफरी ने पता चला कि नहीं चला, शाबाश। तो ये था, ये जो कह रहे थे मुश्किल है, कौन किधर थे भाई, आप कह रहे थे? हाँ, क्लियर हो गया, समझ आए? ये आपने खुद से पहुंच गए थे नहीं कि सोल्यूशन पे, तो बस और क्या बोला। वाजिद ऑफर टू सेल ए फार्म टू हामिद फॉर ₹1000। हामिद ऑफर्ड ₹950। वाजिद रिफ्यूज द ऑफर। सब्सिक्वेंटली हामिद ऑफर्ड ₹1000। वाजिद डिड नॉट एक्सेप्ट, इज ए वैलिड क्रेडिट। क्यों? ओरिजिनल ऑफर के मुताबिक ही उसने कहा 1000 रुपया दे देता हूं। हाँ भाई, पहले एक्सेप्ट कर लेते तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, तो उसने काउंटर ऑफर दी तो ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई। अब चूंकि उसने नई दोबारा ऑफर नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये अब हामिद की तरफ से 1000 की ऑफर है, जो वाजिद ने एक्सेप्ट नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। चले, ये इतना। अच्छा अब सुन लें, नहीं अभी नहीं, छुट्टी नहीं, अभी है 8 मिनट है, सुन लें। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन क्विज हुआ करेगा, है जिसमें टॉप पोजीशन होल्डर्स को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके लिए आपको बताया था 2 चीजें जरूरी हैं, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। तो निकालिए मोबाइल, ऑन कीजिए, ये किताबें बंद कर दे बस। ये हम कोशिश करेंगे 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाए एक्टिविटी। ये पॉज कर दीजिएगा 1 मिनट के लिए। जी, आज चूंकि हमारा पहला ऑनलाइन टेस्ट है, इसलिए सिस्टम में थोड़ा डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 5-7 मिनट अगर आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना आज? चलिए ठीक। अच्छा, आपने क्या करना है, आपके सामने एक साइट का एड्रेस लिखा हुआ है www.menti.com। ठीक है, आप इस साइट पे जाइए, मैं भी आपके साथ जाता जी। हॉटस्पॉट वो आप मेरे ख्याल 8-10 को सपोर्ट करता है सिर्फ, कोई बात नहीं। आप ऐसे पार्टिसिपेट कर लें, जिनका मोबाइल नहीं है कोई बात नहीं, वो पार्टिसिपेट करें, नेट नहीं है कोई मसला नहीं। menti.com, MENTI menti.com, ये अपने अच्छा आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर कभी घर बैठ के भी आप कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप के जरिए से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आइंदा आने वाले दिनों में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी चूँकि इंगेज करना है, तो आप अगर घर में बैठे हों कभी तो लैपटॉप या मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं जी। ज्वाइन ए प्रेजेंटेशन आया मेंटी, अच्छा पहुंच गए मेंटी। आप देख रहे होंगे आपके पास एक डब्बा आ गया सामने, फील्ड, इसके अंदर पूछ रहा है प्लीज एंटर द कोड, ऐसे ही है। ये जो ऊपर कोड लिखा हुआ है ना 93892155, ये एंटर कीजिए 93892155 और सबमिट का बटन दबा दीजिए, ब्लू कलर में होगा। 93892155
ठीक है, तो आपके सामने यही मैटर लिखा नजर आ जाएगा। डिस्प्ले डिफरेंट होगा लेकिन लिखा यही होगा जो आपके सामने है, कैफ और बिजनेस लॉस वगैरह वगैरह। भाई पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं तो साथ ही ये लाइक का बटन भी है। हाँ बस ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आपका कोई नाम वगैरह भी पूछेगा, आपने उसमें राइज आईडी लिखना है। अगर आपका नाम पूछे ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपने राइज आईडी लिखना है। नहीं पता तो फिर मजबूरन अपना नाम लिख लें, आगे जाएगा भी नहीं। ये देखें, ये कंट्रोल भाई के हाथ में है। हाउ टू प्ले, खेलना कैसे है। सबसे पहले ये तो आपने स्टेप कर लिया, menti.com पे जाना है और जो ऊपर कोड लिखा हुआ है वो आपने एंटर करना है। 15 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, कभी 6 होंगे, कभी 10, कभी 12, कभी 15। वो मेरी असेसमेंट होगी, क्योंकि आपका कल क्विज नहीं हुआ था, कल नहीं हुआ था ना। हाँ, तो आज मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन डाले। अच्छा, इसमें आपके हर स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट हो रहे होंगे, सिस्टम करा, और 2 चीज़ों के मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन सही करने के और दूसरा जल्दी करने के। यानी अगर सारी क्लास सारे आंसर ठीक दे देती है ना, फिर भी सिस्टम रैंकिंग करेगा आपकी, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, 30वें पे कौन है, 50वें पे कौन है। और वो किस बेस पे रैंकिंग होगी, स्पीड की बेस पे। इसका मतलब है ना सिर्फ ये कि सही आंसर देना है, बल्कि जल्दी भी आंसर देना है। ये आप 10-12 दफा जब ये इस तरह का क्विज कर लेंगे ना, आप खुद फील करेंगे 2 स्किल्स आप में इंप्रूव होना शुरू होंगी, एक रीडिंग स्किल और दूसरा एनालिटिकल स्किल्स। कंसेप्ट तो रिवाइज होगा ही होगा ना, वो तो रिवाइज होगा ही होगा, लेकिन एडिशनल 2 स्किल, और ये दोनों स्किल रीडिंग और एनालिटिकल एग्जाम में बहुत अहम है, और केस स्टडी वाले पेपर खासतौर पे लॉ में। हर क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्क्रीन पे, 5 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगी, ये एमसीक्यू स्टाइल में क्वेश्चन चल रहे होंगे। आपने सही ऑप्शन को, जो आपको लग रहा है कि सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब टाइम खत्म हो जाएगा या सारी क्लास आंसर दे चुकी होगी, तो आपके सामने करेक्ट आंसर आ जाएगा स्क्रीन पे। अच्छा, आपके सामने स्क्रीन पे भी आंसर आएगा, यहां पे भी आंसर आएगा। फर्क क्या है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे सिर्फ आपके आंसर का रिजल्ट है, जबकि सामने स्क्रीन पे पूरी क्लास का एग्रीगेट रिजल्ट है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किस कंसेप्ट में क्लास वीक है। उस कंसेप्ट को मैं बहाने से अगले 1-2 लेक्चर्स में फिर रिवाइज करूंगा। ठीक है, जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50 रुपीज ईच प्राइज मिलेगा जी। तो लिखे, नाम वगैरह आपने लिख लिया, तैयार है। अच्छा, अगर कभी दरमियान में नेट आपका डिस्कनेक्ट हो जाए या कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आपने डिसाइड नहीं होना कि उधर ही छोड़ दिया, नहीं अब तो मेरी कौन सी पोजीशन आनी है। नहीं, पार्टिसिपेट आपने एंड तक करते रहना, क्योंकि असल ऑब्जेक्टिव हमारा लर्निंग है। स्टार्ट करें जी, नाम लिख लें अपना, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं, चलिए जी। पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा कोशिश करें बोले ना, ठीक है। वो सिर्फ मैं जब तकरीबन आधे से ज़्यादा टाइम गुजर जाया करेगा, उस वक्त मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी करना है। जी कह रहे आजम ने बाबर को ऑफर की कि क्या आप बाइक खरीदेंगे। कौन सी ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन को की गई है। शाबाश, ये जनरल ऑफर नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आजम ने एडवर्टाइज किया कि जो कोई भी कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। कौन सी ऑफर है, जनरल ऑफर। शाबाश, करेक्ट। चलें, टाइप्स ऑफ ऑफर का कंसेप्ट उसका मतलब अच्छा है हमारा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट, एन ऑफर कैन बी कंडीशनल, ये तो करेक्ट है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ये भी करेक्ट है। नॉन रिस्पॉन्स विल बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेंस इफ नॉट सो स्टेटेड इन ऑफर। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर इज नॉट एन ऑफर, ये ठीक है। अच्छा अब ये सुन ले तीसरा, नॉन रिस्पॉन्स विल बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेंस। अगर मैं इनसे कहूं भाईजान क्या आप 10,000 में अपना मोबाइल मुझे बेचेंगे, अगर आपने मुझे 3 दिन के अंदर जवाब ना दिया तो मैं समझूंगा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। लॉ कहता है, रूल हमारा होता है, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो अगर दूसरी पार्टी ने रिप्लाई नहीं किया, क्या हम ये अज्यूम कर लें कि एक्सेप्टेंस होगी? नहीं, ठीक है। अगर लिख भी दिया ना कि भाई 3 दिन तक जवाब ना आया आपकी तरफ से, मैं समझूंगा एक्सेप्टेड, तो इनकी तरफ से जवाब नहीं आया, फिर भी ये एक्सेप्टेंस नहीं है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्ट, लिख ले, लिख ले, साइलेंस इज नॉट, घर जाके लिख लीजिएगा बाद में, अभी वाले क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एन ऑफर बाय, अच्छा an offer by A will be considered communicated to B when A sends letter to B, नहीं, B receives the letter, B reads the letter, yes, C ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा अगर C ऑप्शन ना होती, C ऑप्शन फिर B ऑप्शन करेक्ट होती, हाँ फिर B ऑप्शन करेक्ट होती, ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। Which of the following is a valid offer? सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या ये वैलिड ऑफर है? ये तो इनविटेशन टू ऑफर है। एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। अमजद ऑफर्स टू सेल हिज कार वर्थ ₹6 लाख, हाँ ये वैलिड ऑफर है, ठीक है। प्राइस ऊंच नीच होने से फर्क नहीं होता। लॉ कहता है कंसीडरेशन होनी चाहिए, कंसीडरेशन इक्वल होना लाजमी नहीं है। तो 6 लाख की चीज 2 लाख में बिकने एग्रीमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर नेक्स्ट, अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर, ये तो सोशल लॉ आ गया ना, हाँ साहब। और लास्ट क्या है कि इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल भी आपको पता है इनविटेशन टू ऑफर होती है, शाबाश। ये ले, अभी थोड़ी देर पहले याद किया था, हैं काम आ गया। जी है जी वैलिड ऑफर? नहीं नहीं है, यस किसने कहा? हाँ अभी 4 कलब कलब के बताया, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ऐसे ना करें मेरे साथ, नहीं बताया मैंने, सही नहीं बताया। 24 स्टूडेंट्स ने, सबसे खराब कंसेप्ट आपका ये है, कोई बात नहीं। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ऐसे तो ऐसे ही सही। फिर
रिफ्रेश कर लें जी। डिपार्टमेंटल स्टोर पे चीजें लगी थी। सेल्फ सर्विस सिस्टम का मतलब कस्टमर ने चीजें उठा के काउंटर पे लेके आनी है। कस्टमर ने सेलेक्ट किया, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि ये इनविटेशन टू ऑफर थी और कस्टमर का लेके आना ऑफर है, एक्सेप्टेंस तो अभी हुई नहीं। नो, शाबाश। सुलान ने कहा फर्नीचर सेल करूंगा 2.5 लाख में, अगर एडवांस 3 दिन के अंदर अंदर दोगे, क्या ये वैलिड ऑफर है? बिल्कुल, हमने पढ़ा है ऑफर कैन बी कंडीशनल, कंडीशन अटैच की जा सकती है ऑफर के साथ, बिल्कुल वैलिड ऑफर है। यस, नो, पता नहीं क्यों हो सकती है, कंडीशन अटैच की है उसने, कंडीशन ऑफर कर दी। हाँ जी, ये कंडीशनल हुआ ना अभी इसमें अनसर्टन। चलें कोई बात नहीं, वैसे कंक्लूजन तो हमारा दोनों में सेम ही आता है। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शाबाश। जी कंप्यूटर जी क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन ऑफर इज नॉट रिवोक्ड? नॉट रिवोक्ड। ऑफर कैंसिल कर दी, आखिरी तक ऑफर पहुंची और फिर ऑफर ने कैंसिल कर दी, रिवोक होगी कि नहीं हुई? हो गई। ऑफर मैंने ऑफर की इनको, ऑफर इन तक पहुंच गई, अभी इन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दी, क्या मैं रिवोक नहीं कर सकता? तो रिवोक हो गई ऑफर। तो ये सही, हमने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें ऑफर रिवोक नहीं हुई? याद रखें, उसने ये कहा है कि ऑफर उस तक पहुंची है, ये नहीं कहा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। ऑफर पहुंचे, वो बंदा सोच रहा हो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, कर सकता हूं। ऑफर रिवोक हो गई है। एन ऑफर एक्सेप्टेड इन डिफरेंट मैनर, बताया है इसमें भी ऑफर रिवोक हो जाती है। ऑफर रिवोक हो लेकिन जिम्मेदारी होती है कि बताना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन उस पार्टी की जिम्मेदारी कम्युनिकेट करेगी, आपने प्रेस्क्राइब मैनर में नहीं बताया इसलिए एग्रीमेंट कोई नहीं। तीसरा, ऑफर मेड काउंटर ऑफ खुदा का खौफ करें। काउंटर ऑफर तो बताया है ना कि उससे ऑफर रिवोक हो जाती है। अच्छा, आप ये समझे थे कि उसने पूछा कि एन ऑफर इज रिवोक्ड। अच्छा, ऑफर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर बाय ऑफर रीचेज हिम, इसका मतलब है उसने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया लेकिन उस तक पहुंचने से पहले वो मर गया, लेकिन एक्सेप्टेंस तो दे दी ना उसने, तो एक्सेप्टेंस जब दे दी तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये मैं आपको बता दूं, मैं चूंकि टीचर हूं, एक्सपीरियंस से अंदाजा है, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नॉट का वर्ड आ जाता है ना, स्टूडेंट को घूम के सोचना पड़ता है, उल्टा वो स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी एग्जामिनर पेपर सेटर की कोशिश होती है कि घुमाने वाला सवाल दे। मैं अक्सर नॉट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा करूंगा, ठीक है? अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता ना, ऑफर इज रिवोक्ड, आपके लिए 50% इजी हो जाता है। ये एक लफ्ज है नॉट। इसी तरह करेक्ट, इनकरेक्ट, इसमें भी फर्क रखना होता है। ये तो इजी है ना।
subsequent illegality or impossibility makes offer or contract null and void in all cases. True or false? जी बिल्कुल ट्रू हर केस में, और ये ज़हन में रखिएगा ये आगे चल के भी आए, तो एक अभी भी कोई बात नहीं। जी अमीर ने ऑफर किया, कहा 10 दिन तुम्हारे पास सोचने का टाइम है। तीसरे दिन गालिब ने कहा नहीं भाई 10 दिन की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। क्या वो नहीं, क्योंकि अब ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई और कैंसिल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता अनलेस रिन्यूड। तो ये गालिब इसको अब कैंसिल करने के बाद दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये तो कई दफ़ा कर चुके हैं ना। कंडीशन वाला है कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर वाला है? प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एक्सेप्टेंस हो जाती है ना प्रेस्क्राइब्ड मैनर में? नहीं, एक्सेप्टेंस इसमें भी नहीं, कंडीशन में भी नहीं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? तो बताना पड़ेगा कि भाई मुझे मंजूर नहीं है, तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। जी बिल्कुल एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जी अकमल ने ऑफर किया कि 10 बैग बेचेगा। एक्सेप्टेंस से पहले लॉ ने बैन कर दिया। हाँ, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो जाए, इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो वो ऑफर या एक्सेप्टेंस या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होता, तो अकमल लायबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट। जी क्या अकमल लायबल है? नहीं, क्योंकि अब वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबल हो गया सेल होना, वो लायबल नहीं है। शाबाश। कोई नहीं रिफ्रेश करने को कह रहा है, कोई मसला ही नहीं। जी नो बिल्कुल। तो अब हमारे टॉपर्स की अनाउंसमेंट। जी फर्स्ट पोजीशन 14916, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हाँ स्क्रीन देख लीजिएगा, स्क्रीन दिखा दें, पहली पोजीशन है ना। सेकंड 126321, 126321 कौन है? शाबाश सेकंड। और थर्ड पोजीशन वोट गोट, वोट ये जी थर्ड पोजीशन पे कौन है? थर्ड पोजीशन ये भाई को दीजिए। और फोर्थ पे कौन है? 17175। और फिफ्थ पे कौन है? आपके मोबाइल की स्क्रीन में फिफ्थ आ रहा है ना? फिफ्थ नहीं आ रहा, तो फिर आपको कैसे पता चला आप फिफ्थ हैं? चलिए ये लें नाम ले साहब जी। चलिए आजकल अच्छा आपने असाइनमेंट पढ़ के आनी है, याद करके आना है, ठीक है? आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।